नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम D++ पंप ड्राइवर फिटर का जो है पेपर कर रहे थे जनरल सेक्शन। उसके मैथ्स के हमने 10 क्वेश्चन कल की क्लास में कर लिए थे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है भाई, the area of a semicircle is 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमीसर्कल। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अर्धवृत्त की क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 693। और ये 2 चला जाएगा ऊपर, गुणा में 2 अपॉन में कितना जाएगा, 22/7। तो बटे 7 ऊपर जाके हो जाएगा गुणा का। अब ये किससे चला जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 छंग 66, 11 तिया 33, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 63 × 7। अब आर स्क्वायर क्या, तो 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 सत्ते 63 और गुणा में है 7। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। तो इसको हम 3 को या फिर पूरे को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 3। 9 को ऐसे लिख लिया 3 × 3 गुणा ये 7 है और फिर एक 7 है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 3 × 7, या फिर आर की वैल्यू कहें तो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो जो अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे। तो इसमें आपको मतलब किस चीज़ की जरूरत पड़ी, सिर्फ अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले की, है ना। और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त की जब बात आती है तो अपन 2 कर देते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, if A alone can do a work in 60 days and B alone can do the same work in 45 days, then which of the statements given below is correct। तो दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। पहला है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:4। और सेकंड स्टेटमेंट है आपका ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17 मिनट्स। तो आपको सबसे पहले तो ये एक स्टेटमेंट दे रखा है और दो जो है ये क्या दे रखे हैं, इसके कथन दे रखे हैं, है ना। ये क्वेश्चन है और दो ये कथन है। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही होंगे, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इससे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 60। ए करता है 60 दिन में। और बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी करता है 45 दिन में। तो इससे इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, क्षमता निकल जाएगी। 60 और 45 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 180। तो 60 से 100 कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 6 18। और 45 से 180 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इनकी जो क्षमताओं का अनुपात आ गया, कितना आ गया, 3:4। A/B कितना आ गया, 3:4। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात या फिर एफिशिएंसी आ गई 3:4। तो पहला जो कथन था आपका, ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:4 है, ये बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखना है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को 17 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ए अकेले कार्य को करता है 60 दिन में और बी अकेले उसी कार्य को करता है 45 दिन में। और ये दे रखी है मिनट में, तो ये तो वैसे भी सही नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप सोल्व करके देख सकते हैं। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट। और काम टोटल है कितना, 180 यूनिट। तो दोनों मिलके 180 यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो 180/4 + 3 7। तो देखिए 7 दूनी 14 बचा 4 और 7 पंजे 35। तो लगभग 25 दिन से भी ज़्यादा दिन लग जाएंगे इन दोनों को, अगर ये दोनों मिलके भी कार्य को करें। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी एक साथ काम करते हुए उस काम को 17 मिनट, कितने कम समय में, 17 मिनट में, जबकि 25 दिन से भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली फर्स्ट।
पहला वाला जो कथन है सिर्फ वही सही होगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, नीचे दिया गया रेखा चित्र 6 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों तथा महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाता है। तो ये पुरुष शिक्षक हैं, ये वाले, ये जो इस तरह वाले हैं ये गोले, ये है पुरुष शिक्षक, और जो ये स्क्वायर वाले हैं ये है महिला शिक्षक। अब J1 क्या है? J1 की वैल्यू है सभी स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की औसत संख्या का मान क्या है? J1। और A, B, C तथा F में महिला शिक्षकों की औसत संख्या का मान है J2। हमें क्या बताना है? J1 अनुपात J2 का जो है मान बताना है। तो सबसे पहले J1 की वैल्यू निकालेंगे। J1 क्या है? सभी स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की औसत संख्या का मान। तो पुरुष शिक्षक है कौन से वाले? ये गोल वाले, मतलब ये 15, 20 और फिर ये है 40, ये उसके बाद क्या है 10, उसके बाद है ये 30 और उसके बाद है 5। इन सबको जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। तो भाई ये हो जाएगा कितना? 15 और 20 35, 35 और 40 75, 75 और 10 हो जाएंगे 85, 85 और 5 हो जाएगा 90 और 90 30 हो जाएगा 120। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 120। लेकिन हमें क्या निकालना है? J1। तो ये तो आया शिक्षकों की कुल संख्या, सभी स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी आ गई? 120। लेकिन हमें क्या निकालना है? शिक्षकों की औसत संख्या, क्योंकि वो वैल्यू है J1 की। तो J1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? J1 की वैल्यू हो जाएगी टोटल कुल शिक्षक कितने हैं अपॉन कितने स्कूल में बात हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6, इसे 6 से भाग कर देंगे तो औसत संख्या निकल जाएगी। तो 6 दूनी 12। तो J1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये आ गई 20। अब हम J2 की वैल्यू निकालेंगे। J2 क्या है भाई? A, B, C तथा F में महिला शिक्षकों की औसत संख्या का मान है। तो A है ये 30 और उसके बाद B है 45, C है क्या 40, सॉरी 10 और उसके बाद है F। तो F कहाँ पर है? ये है 35। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 30 प्लस 40 70, 70 5 75, 75 और 10 हो जाएंगे 85, 85 और 30 कितने हो जाएंगे? 85 और 30 हो जाएंगे 8 3 11 120। तो ये आ जाएगा टोटल 120। लेकिन हमें क्या निकालना है? औसत संख्या निकालनी है। तो औसत संख्या निकालने के लिए जितनी जो स्कूलों की हमें संख्या ली गई है उससे भाग कर देंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12। तो J2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये आ गई 30। हमें क्या निकालना है? J1 अनुपात J2। तो J1 की वैल्यू भी है आपके पास 20 और J2 की वैल्यू भी है आपके पास 30। तो इससे आप J1 अनुपात J2 निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 अनुपात 30, या फिर इसे सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3। तो J1 अनुपात J2 कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 3। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, एक व्यक्ति k किलोमीटर की दूरी को 24 घंटे में तय कर सकता है। वह अपनी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाता है तथा समान दूरी को 6 घंटे में तय कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही होंगे? ये दो आपको कथन दे रखे और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है जानकारी, और ये दो कथन आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या है भाई? द वैल्यू ऑफ k इज 288। k का मान 288 है। तो देख लेते हैं, k की जगह 288 रख के देख लेते हैं। तो व्यक्ति जो है k किलोमीटर की दूरी तय करता है 24 घंटे में, तो इससे इसकी स्पीड निकल जाएगी। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, इसी से तो निकालते हैं स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 288 किलोमीटर, क्योंकि k की वैल्यू दे रखी है 288 पहले वाले स्टेटमेंट में। तो ये हो जाएगा 288 और टाइम कितना लगा? 24 घंटे। तो इससे क्या निकाल लेंगे हम? स्पीड निकाल लेंगे। तो ये किससे चला जाएगा? 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 बचा 4, 12 चौक 48 और 2 से ये चला जाएगा 12 बार। तो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड आ गई। अब आगे क्या बोला गया है अभी क्वेश्चन में? वह अपनी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाता है तथा समान दूरी को 6 घंटे में तय कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो हमारी जो 288 रखने पर k की वैल्यू स्पीड कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में ही दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? यदि वो अपनी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा देता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 18/5 से।
तो ये 5 दूनी 10, तो ये कितना जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब वो क्या करता है भाई, अपनी गति को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड से बढ़ा दे तो समान दूरी, और दूरी कितनी है 288 किलोमीटर, इसको वह 6 घंटे में तय कर लेता है। तो अगर 288 को पहले 12 थी स्पीड, अब उसने 36 और बढ़ा दी तो कितनी होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसको 288 को 48 से भाग करने पर अगर आपका जो टाइम आता है 6 घंटे आता है, तब तो पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सही। तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, और 4 से 24 कितनी बार चला जाएगा 6, तो ये कितने आ जाएंगे 6 घंटे। तो इससे देखिए 6 घंटे आ गए, और क्वेश्चन में ही बोला गया था कि समान दूरी को 6 घंटे में तय करता है। तो इससे हमारी ये बात साबित हो गई कि जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं अपने। दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द पर्सन इज 24 किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति की वास्तविक गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपने जो पहला जो आपका कथन था इसको सोल्व किया, इससे वास्तविक गति कितनी आई थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी वो भी सारी जो है फुलफिल हो रही थी। तो जो ओरिजिनल स्पीड थी उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ना कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन। तो कौन सा ओनली फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, दो दो स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, नीचे दी गई तालिका 7 वस्तुओं के अंकित मूल्य तथा छूट प्रतिशत को दर्शाती है। तो ये वस्तु दे रखी है P से लेके B तक, उसके बाद ये है अंकित मूल्य, और ये है छूट प्रतिशत। ये जो है परसेंटेज है ना, परसेंटेज में वैल्यू, जैसे 14.28%, 15%, 20%, 12%, ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। और विक्रय मूल्य नीचे हमको बताया गया है कि विक्रय मूल्य क्या है भाई, अंकित मूल्य में से अगर आप माइनस कर दो अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है तो वो उससे निकलता है विक्रय मूल्य। ये अगर ये लिख के ना दिया जाता तब भी आपको ये वाली बात पता है कि अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य पर जितनी छूट दी जाती है अंकित मूल्य में से उसको घटा दें तो हमें जो है विक्रय मूल्य मिल जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का सही क्रम है, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंकित मूल्य ये दे रखा है, छूट परसेंटेज ये निकाल दे रखी है, तो इससे हमें सभी वस्तुओं का क्या निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो अगर 14.28% को आप देखें, 14.28% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, मतलब 7 की चीज पे कितने का डिस्काउंट, 1 का, तो कितने में बेचा जाएगा 6 में। तो 7 की चीज को 6 में बेचा जाएगा, तो अंकित मूल्य है 700, और उसको बेचा मतलब तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, लेकिन बेचा कितने में जाएगा 1 की छूट पर 6 में, तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600। तो इससे क्या पता चला कि पी का जो है विक्रय मूल्य है वो कितना है 600 रुपये। अब क्यू की बात आती है, तो क्यू का अंकित मूल्य है 900 रुपये और छूट है 15%। तो ये कितने में बेचा जाएगा, ये बेचा जाएगा भाई आपका 85% में। तो 900 का 85% कितना हो जाएगा, 900 का 85%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45, बचा 4, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76, यह आ जाएगा 765। अब जो है आर का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो उसका अंकित मूल्य है 800 रुपये और छूट है 20%, तो हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। तो 8 अट्ठे 64, ये कितना आ जाएगा 640। अब जो है एस का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो 12% की छूट दी जाती है, तो 12 छंग 72, 12 छंग 72, 72 रुपये की छूट दी जाएगी। तो 600 में से अगर आप 72 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा 8, और ये 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 5, 528 में बेच देगा इसको। ऐसे ही टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई 1000 जो है अंकित मूल्य है, छूट है 35%, 35% की छूट है, तो बेचा कितने में जाएगा 65% में, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 रुपये इसका विक्रय मूल्य। ऐसे ही यू की अगर आप बात करेंगे तो 1200 अंकित मूल्य है, 30% की छूट है, तो कितने में बेचा जाएगा 70% में, तो 12 सत्ते 84, 840 में बेचा जाएगा। ऐसे ही 1600 रुपये है अंकित मूल्य, 50% की छूट है, तो बेचा कितने में जाएगा 800 रुपये में। तो ये जो है हमारे इन सब के क्या आ गए, सेलिंग प्राइस आ गए या फिर विक्रय मूल्य आ गए। अब जो है हमें इन्हें अकॉर्डिंग लगाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे, है ना,
तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है 840, और 840 क्या है u, तो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा u। उसके बाद दूसरी बड़ी वैल्यू क्या है, ये है 800, और ये किसकी वैल्यू है b की, तो उसके बाद आ जाएगा v। उसके बाद 800 के बाद कौन सी संख्या है भाई, 800 के बाद है 765, तो फिर आ जाएगा q। उसके बाद 765 के बाद कौन सी है भाई, 765 के बाद है ये 650, और ये वैल्यू है t की, तो उसके बाद आएगा t। उसके बाद 650 के बाद है 640, और ये वैल्यू है r की। उसके बाद ये 600 वैल्यू है p की, और सबसे लास्ट में 528, और ये वैल्यू है s की। तो ये क्रम होगा आपका सही क्रम। अब जो है अपने ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा इसको फॉलो कर रहा है, तो u v q t r p और s, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है फॉलो कर रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो इसमें जो है क्वेश्चन, इस पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है ना। पहला भी जो क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क का, उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करना है, और क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने की जो है अप्रोच सीखनी है कि उसको यूनिट डिजिट से कैसे खत्म करें, अप्रोक्सीमेशन से कैसे खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक रेलगाड़ी एक कार से 30% तीव्र गति से यात्रा कर सकती है। दोनों बिंदु सी से एक ही समय पर प्रारंभ होती हैं तथा 208 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु डी पर एक ही समय पर पहुंचती हैं। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 32 मिनट लेती है। रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो भाई ये कोई बिंदु सी है और ये है डी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 208 किलोमीटर, यह 208 किलोमीटर। अब ये है कार, ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँचती है, और ये है ट्रेन, और ये 32 मिनट बीच में रुकती भी है, और यहाँ बिंदु ये कितना रुकती है 32 मिनट। या फिर अगर आप इसे घंटे में बनाना चाहें तो 60 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 और ये 15, 8/15 घंटे, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि दूर स्थित बिंदु डी पर एक ही समय पर पहुंचती हैं। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 32 मिनट लेती हैं। तो ये 32 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, 8/15 घंटे, और ये डिस्टेंस थी 208 किलोमीटर, और दोनों जो है बिंदु डी पर एक ही साथ पहुंचती हैं, एक ही समय में पहुंचती हैं। जबकि रेलगाड़ी जो है कार से 30% अधिक गति से यात्रा कर सकती है। अगर ये कार है और ये ट्रेन है, तो अगर कार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है यात्रा करती है 10x की, तो ये ट्रेन करेगी आपकी 13x की। ये इनकी स्पीड का रेशियो है ना, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। अगर कार 10x दूरी तय करती है तो ट्रेन, सॉरी, अगर कार जो है 10x की स्पीड से जो है ये 208 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन कितने से करती है 13x से, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि कार से 30% अधिक गति से यात्रा कर सकती है ट्रेन। तो अगर कार 10x से करेगी तो ट्रेन करेगी 13x से। उसके बाद हमें क्या बताना है लास्ट में, रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर है। तो ये इनकी जो है स्पीड का रेशियो दे रखा है। अगर आप टाइम का रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा 10x। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो समय क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ट्रेन की जो है स्पीड ज़्यादा है तो ट्रेन को समय कम लगेगा, और कार की स्पीड कम है तो कार को समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये बिंदु सी से बिंदु डी पर एक ही समय पर पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जो आपकी ट्रेन है वो स्टेशनों पर 8/15 घंटे रुक जाती है, जिससे कि ये बिंदु डी पर एक साथ पहुंचते हैं। अगर ट्रेन जो है स्टेशनों पर ना रुकती तो ट्रेन पहले पहुंच जाती और कार बाद में पहुंचती। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है वो कार से 8/15 घंटे कम समय लेती है बिंदु डी पर पहुंचने पर, है ना। कि अगर बिंदु सी से बिंदु डी तक पहुंचना हो तो कार जो है 8/15 घंटे ज़्यादा लेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रेन जो है कार से 8/15 घंटे कम समय लेगी। तो इसी से जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 208 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 208, है ना, अपॉन ये हो जाएगा 10x, और 208/13x, और इसकी वैल्यू कितनी है 8/15 घंटे, है ना। क्योंकि ये है ट्रेन, ट्रेन ले रही है 10x यूनिट, तो 208 जो है 208 किलोमीटर की दूरी को 10x माइनस का 208 किलोमीटर की दूरी को एक कार से 13x, और इसका जो डिफरेंस दे रखा है 8/15,
ये जो समय का डिफरेंस दे रखा है वो है 8/15। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो ये भाई 10 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.8, और 13 से कितनी बार चला जाएगा 13, बचेगा 7, 13 छंग 78, 16। तो ये आ जाएगा 20.8/x माइनस के 16/x बराबर 8/15, ये आ जाएगा। अब जो है x अगर हम एलसीएम ले ले तो ये 20.8 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4.8/x, और ये हो जाएगा 8/15। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 से गुणा हो जाएगी, और 8 छंग 48, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। x की वैल्यू 9 आ गई। हमें क्या बताना है भाई, रेलगाड़ी तथा कार की गति के बीच क्या अंतर है ये हमें बताना है। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है या फिर गति है वो कितनी है 13x, और कार की जो गति है वो है 10x। तो 10x और 13x के बीच का डिफरेंस कितना है या फिर अंतर कितना है 3x। तो हमें जो है 3x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू आपके पास 9 है, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 गुणा 9, क्या आ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आप देख रहे हैं कितने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पंप ड्राइवर फिटर के एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, एक दुकानदार 60 रुपये प्रति लीटर दूध में 20 रुपये प्रति लीटर पानी मिलाकर 100 लीटर का मिश्रण बनाता है। यदि वह मिश्रण को 54 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, कि ये है मिल्क और ये है वाटर। जो दूध का प्राइस है वो है 60 रुपये लीटर और पानी है 20 रुपये लीटर। इन दोनों को मिला के 100 लीटर का क्या बना दिया मिश्रण बना दिया, और उसको कितने में बेच दिया 54 रुपये लीटर में। तो आपको बताना है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो 60 में 54 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6, और 54 में से 20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 34। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, और ये 2 से 17 बार। तो कितना रेशियो आ जाएगा 17/3। मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ गया वो आ गया 17/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 17/3, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए एक ऑप्शन तो है आपका 17/3, और ये एक है 3/17। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि क्या आपसे रेशियो पूछा गया है। जैसे पहले था दूध बाद में पानी, अब भी पूछा गया है दूध और पानी, तो हमारा यही हो जाएगा 17/3। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ तो दूध और पानी इस तरह से दे देगा, लास्ट में थोड़ा घुमा देगा, ये पूछ लेगा पानी और दूध इनका अनुपात क्या होगा। लेकिन आप जो है इसे जल्दबाजी में सही से नहीं पढ़ते हैं और अपना आंसर 17/3 ही लगा देंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा गलत। तब अगर पानी और दूध का अनुपात पूछा जाए तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो सही होगा 3:17। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा देती हैं। आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया, टाइम भी लगाया, लेकिन लास्ट में जो है जरा सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन भी गलत और नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 19 ऑड नंबर्स। पहली 19 विषम संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहली 19 या पहली n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है 19, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर होता है 361। तो पहले 19 विषम संख्याओं का योग आ जाएगा 361। फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, एक वस्तु का मूल्य 25% से कम किया गया है तथा इसलिए एक गृहिणी ने व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 10 किलोग्राम को बढ़ा दिया है। प्रारंभिक खपत क्या थी ये आपको बताना है। तो कोई वस्तु है उसका मूल्य 25% कम हो गया, तो खर्च को पहले जैसा बनाए रखने के लिए महिला क्या करती है, अपनी जो खपत है उसको 10 किलोग्राम बढ़ा देती है, जिससे कि जो खर्च है पहले जैसा बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मतलब पहले अगर मूल्य 4 था वस्तु का तो अब कम होकर कितना हो गया, अब हो गया है 3। लेकिन गृहिणी क्या करती है 10 किलोग्राम अपनी खपत को बढ़ा देती है। तो मान लेते हैं अगर पहले उसकी खपत थी 30 किलोग्राम, तो उसने अब 10 किलोग्राम बढ़ा के कितनी कर दी 40 किलोग्राम। तो पहले मूल्य था 4, 4 मतलब 4 यूनिट मान लो या 4 रुपये किलो मान लो, और कितना वो खर्च करती थी या फिर कितनी खपत थी 30 किलोग्राम की। तो ये टोटल कितना खर्च हो जाता है उसका 3 चौक 12,
120 रुपये। लेकिन अब क्या हुआ, उसका जो मूल्य हो गया वो 3 रुपये किलो हो गया, लेकिन अब वो 10 किलोग्राम जो है वस्तु की खपत को बढ़ा देती है, तो अब उसका जो खर्च होगा तो वो कितना होगा, 3 चौक 12, 120 रुपये। तो खर्च पहले भी इतना था और अब भी इतना ही है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसलिए गृहिणी ने व्यय को समान रखने के लिए, खर्च को समान रखने के लिए, तो पहले भी खर्च 120 था, अब भी खर्च 120 है, तो हमें बताना था कि प्रारंभिक खपत क्या थी। तो प्रारंभिक खपत थी 30 किलोग्राम, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20 रुपए की छूट देने के पश्चात 300 रुपए में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जो वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। तो अगर उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना है, 5 है, तो उसका जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस है वो कितना है, ये है 8, है ना, क्योंकि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो अगर क्रय मूल्य 5 है तो जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना है, 8 है, 5 से 3 ज़्यादा 8। उसके बाद यदि वस्तु को 20 रुपए की छूट के पश्चात 300 रुपए में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य पर जो छूट होती है उसको क्या कहते हैं, छूट के बाद जो बचता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर छूट के बाद अगर कोई वस्तु बेची जाती है तो वो उसका विक्रय मूल्य होता है। तो कितने रुपए में बेची गई, 300 रुपए में बेची गई, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपए। लेकिन ये एसपी 300 रुपए कब आया, जब जो उसका अंकित मूल्य है उस पर कितने रुपए की छूट दी गई, 20 की, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 320। अगर अंकित मूल्य 320 होगा तभी तो 20 रुपए की छूट के बाद उसको 300 रुपए में बेचा गया होगा। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, है ना। अंकित मूल्य है 320, 20 रुपए की छूट दे दी तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 300 रुपए। अब हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो भाई 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एमपी तो हमने माना था 8 यूनिट और उसका क्रय मूल्य था 5 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। तो हमें अगर 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर देंगे 40 से, तो 5 चौक 20, ये आ जाएगी 200। तो क्रय मूल्य आ गया 200 और उसका जो है विक्रय मूल्य है 300 रुपये। तो उसका हमें अगर लाभ बताना है तो वो कितना होगा, 200 की चीज़ को अगर 300 रुपये में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 100 पर, और क्रय मूल्य पर लाभ निकालते हैं बटे 200, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 100 चला जाएगा 50 बार, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा, 50% का लाभ हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को भी। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हमने पंप ड्राइवर वाले पेपर के, और रीजनिंग का भी पेपर इसका हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। इस पर आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा अगर आपको मैथ्स या फिर रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए मिलते हैं कल को नए पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।